नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रणेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, कल सरकार ने घोषणा की है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। अब आपको बताएंगे कि यह यूपीएस है क्या, यह यूपीएस एनपीएस ओपीएस से किस प्रकार अलग है, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से यह यूपीएस जो आया है इसमें क्या मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कर्मचारियों से भी क्या पैसे लिए जाएंगे। जिस प्रकार से एनपीएस में कर्मचारियों से 10% लिया जा रहा था, क्या उतना पैसा इनसे लिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ा इसमें रेज हो रहा है क्वेश्चन कि 10,000 पेंशन क्यों रखी गई है, 10,000 पेंशन किसे मिलेगी और क्यों मिलेगी। तो आप लोगों को चलिए एक एक करके सारी जवाबें देंगे। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, पिछला एक वीडियो और बनाया हूँ जिसमें स्पेशल ट्रेनों के बारे में बताया हूँ, उसे भी जाकर के देखिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए कि ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है। तो ओपीएस जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसमें आपको जो भी पहले वाली पेंशन थी, यानी कि आपको जैसे रिटायरमेंट होने के बाद आपकी सैलरी का 50% आपको मिलेगा, उसमें 20 साल तक आपको सेवाएं देनी रहती थी और सरकार आपसे कोई चीज़ लेगी नहीं। तो उसको बदल करके कुछ दिन पहले एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया था। लेकिन एनपीएस में बहुत सारी दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें थी? एनपीएस में आपकी बेसिक पे और डीए यानी कि जो महंगाई भत्ता मिलता था उसका 10% गवर्नमेंट ले लेती थी और उसको ले क्या लेती थी, आपको नेशनल पेंशन स्कीम में डालना पड़ता था, तभी आपको अंत में पेंशन मिलता। प्लस उसमें गवर्नमेंट सिर्फ 14% स्टेक डालती थी। प्लस एनपीएस जो था वो बहुत रिस्की था। एनपीएस रिस्की क्यों था? क्योंकि एनपीएस जो था वो शेयर मार्केट पर डिपेंड था, क्योंकि आपके पैसों को निवेश किया जाता था। निवेश किया जाता था कहाँ पर? शेयर मार्केट में। तो यानी कि एनपीएस इज कम्प्लीटली टोटली रिस्केबल, यानी कि टोटली रिस्की था वो। तब यहाँ पर एनपीएस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये था। इसके अलावा एनपीएस में जो था आपको ये कोई सिस्टम नहीं था कि आपकी कितनी फिक्स्ड पेंशन आएगी भी कि नहीं आएगी। इसके ऊपर भी बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जिस फंड में पैसे डाले गए हैं वो फंड डूब जाता है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल में लोगों के साथ हुआ था। तो यह जो निवेश आधारित थी एनपीएस, इसमें क्या था, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इस न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में अपना खाता खोल सकते थे और अपने आप को नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ सकते थे। ये तो एक इसका डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज था कि इसमें आपको जो पैसे हैं वो एक मुश्त नहीं मिलेंगे। आपको रिटायरमेंट के बाद इम्यूनिटी आप लोग अगर अपना डालते हैं तो आपको एक मुश्त पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा पैसा भी ले सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड पे नहीं है कि कितना आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी एक मोटिवेशन हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही। अब जो ये यूपीएस आया है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, ये निवेश वाला झंझट हटा दिया है। अब निवेश नहीं करेगी गवर्नमेंट कहीं, और आपसे कहा गया है कि आप या तो 0% कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं या अप टू 10% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? पहले 14% था नेशनल पेंशन स्कीम में, वो बढ़ करके 18.5%। ये 18.5% आपका बेसिक पे प्लस डीए है उसका है। बेसिक पे प्लस डीए का है ये 18.5%, यानी महंगाई भत्ते का। उसके अलावा यूपीएस में और क्या चीज़ें कही गई वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। लेकिन आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये तो समझ में आ गया होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसी स्कीम थी जो पुराने समय की पेंशन स्कीम थी, जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलता था और कुछ पैसे भी एक मुश्त मिलते थे, और पेंशन वो आजीवन मिलती थी। आपकी अगर डेथ हो गई है तो आपकी फैमिली को भी मिलेगी। अब लेकिन जो एनपीएस आया था उसमें आपको टोटल जो आपका अकाउंट एनपीएस में खुल रहा था वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा था। आपका पैसा आपसे 10% लिया जा रहा था, गवर्नमेंट 14% दे रही थी, और इस पैसे का आपको कोई भरोसा नहीं था आपको वापस रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर शेयर मार्केट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट था। अब यूपीएस जो आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने कहा है आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज मत करिए। लेकिन जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 14% से बढ़ करके 18% हो गया। ये आपका बेसिक पे और डीए का 18.5% है। इसके अलावा यूपीएस में आपको एक मुश्त आपको सेवाएं दी जाएंगी, प्लस आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यूपीएस में जोड़ दिया गया है जो कि यूपीएस को ओपीएस से डिफरेंट बनाता है। वो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। पहले तुम लोग यूपीएस के फायदे बता दें। तो यूपीएस में मेन फायदा तो ये है कि इसमें आपका पैसे के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। पहला फायदा है कि नो रिस्क, यानी कहीं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया जा रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगाया जा रहा है कि जहाँ पर आपको रिस्क हो। प्लस अगर आपने 25 ईयर्स आप नौकरी कर चुके हैं
उसके बाद आपका अगर मतलब आप रिटायर हो जाते हैं या डेथ हो जाती है तो आपको आपकी जो आखिरी साल में यानी कि 25वें साल में, आप लोग सोच सकते हैं ज्वाइनिंग से लेकर के 25 साल तक हर साल कम से कम 2% तो बेसिक पे ही बढ़ता है, 3%, तो वो सब 25 साल तक यानी 25वें साल में जो सैलरी थी यानी आखिरी साल में जो सैलरी थी उसका 50% आपको दिया जाएगा एज ए पेंशन। आपको पेंशन दिया जाएगा 50% आपकी आखिरी साल की सैलरी का। यानी कि जो 25 साल तक सेवाएं कंपलसरी हैं कि 25 साल तक सेवा आप लोगों ने अगर दी है सरकार को तो सरकार आपकी जो 25वें आखिरी साल में जो सैलरी रहेगी उसका 50% आपको पेंशन देगी। प्लस अगर आप लोगों ने सिर्फ 10 साल में नौकरी छोड़ दी, सपोज आपने नौकरी किया और नए नए आजकल क्या हो रहा है कि नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू आ जा रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अप टू 10,000 आपको मिलेगा। 10,000 एक पेंशन मिलेगी, 10,000 की पेंशन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये एक बात ये जान लीजिए कि अगर आपने 25 साल तक सेवाएं कर दी हैं तो आपको जैसे पुरानी पेंशन मिलती थी वैसे ही मिलेगी, यानी कि आपकी आखिरी साल की सैलरी का 50% आपको एज ए पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 साल तक की सेवाएं की हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। यही यूपीएस और ओपीएस में डिफरेंस है। ओल्ड पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर आपने एक भी दिन सेवा दी होती होगी तो भी आपको आपकी सैलरी का उस सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलता था, लेकिन इसमें नहीं मिलता था। इसमें एक और बेनिफिट है, तो नो रिस्क वाला तो मेन बेनिफिट है भैया। एक बात ये जान जाओ, इसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपके अधीन यानी आपकी पत्नी है, पत्नी नहीं तो माँ बाप जो भी हैं, उन लोगों को 60%, कितना 60% आपकी लास्ट सैलरी का 60% उनको एज ए पेंशन मिलेगा। यानी आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए रही है तो उनको 60,000 रुपये पेंशन मिलेगी आखिरी सैलरी। पहली सैलरी की यहाँ कहीं बात नहीं हो रही कि जो आपको फर्स्ट ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मिलेगी। यहाँ पर जो लास्ट सैलरी है रिटायरमेंट के दौरान लास्ट सैलरी, या आपकी डेथ हो गई है या आपको मतलब डेथ ही होता है तभी आप लोग ऐसा कंडीशन आता है किसी के साथ हो ना, लेकिन तो फिर आपको उस सैलरी का 60%। सपोज आपने 25 साल तक सेवाएं दे दी हैं और 25 साल के बाद आपकी सैलरी रही है 2 लाख रुपए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। अगर सपोज आपने 25 साल तक, 25 ईयर्स वालों के लिए है, 25 ईयर्स तक आपने सेवाएं दे दी हैं, आपका जो सैलरी बन रहा है वो अप्रॉक्स 2 लाख रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है? 2 लाख रुपए आपकी सैलरी बन रही है। तो अब हाँ 2 लाख रुपए आपकी सैलरी बन रही है, तो अब इसका 50%, लास्ट सैलरी आपकी इतना था तो इसका 50%, इसका 50%, यानी कि आपका कितना हो गया? 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। कितना? 1 लाख रुपए ये आपको आपकी पेंशन मिलेगी। अब सुनिए, अगर आपकी डेथ हो गई है, डेथ वाले कंडीशन में भी 25 ईयर्स वालों के लिए ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है किसी की ज्वाइनिंग बहुत 25 ईयर्स इज नॉट अ लॉन्ग टर्म। 25 ईयर्स अगर आपकी डेथ हो गई है 25 ईयर्स के बाद, अगर आप नहीं रहे हैं और आपकी उस दौरान सैलरी अगेन 2 लाख रुपए रहती है, तो आपकी फैमिली को 2 लाख का 60%, 2 लाख का 60% यानी कि 1,20,000 रुपये आपकी फैमिली को, यानी कि 1,20,000 रुपये आपकी फैमिली को एज ए पेंशन मिलेगा। तो ये हो सकता है 25 साल वालों का कन्फ्यूजन दूर हो गया हो। अब अगर आपने 10 साल तक ही सेवाएं दी हैं, 10 ईयर्स तक, तो आपको कन्फ्यूज ही नहीं होना है, आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, इससे ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा। आप लोगों के मन में आ रहा होगा 10 साल से 25 साल तक अगर हमने किया है, 10 to 15, 10 to 25 वाले भी होंगे कुछ, कि अगर 10 से 25 साल हमने किया है तो हमारा क्या होगा, तो आपका इसी रेशियो में आपकी पेंशन बनेगी, यानी 10,000 से ऊपर बनती रहेगी, लेकिन वो जो 50% वाला है उस क्राइटेरिया से नीचे बनेगी, वो परसेंटेज वाइज डिसाइड किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर और पढ़ते हैं। तब यूपीएस का मेन नुकसान क्या है, तो ये 25 ईयर्स वाला मेन नुकसान है। ओपीएस में था 20 ईयर्स, 20 ईयर्स अगर आपने सर्व कर दिया है तो आपको 50% सैलरी, आप 50% पेंशन मिलने लगती थी। और क्या था, यूपीएस में हो गया है 25 ईयर्स हो गया है। प्लस यूपीएस में और ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं दिख रहा है। अब यूपीएस जो, हाँ यूपीएस का एक डिसएडवांटेज ये है कि यूपीएस जो है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर, सॉरी स्लाइड चेंज हो गया। यूपीएस का मेन डिसएडवांटेज प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि ये नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर वालों, आप लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है, उसी में आप लोगों का बेनिफिट है। तो ये सब गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ही पेंशन रहता था पहले भी और अभी भी। इस योजना के तहत अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है,
तो अब आप लोग कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉलो करती है, जैसे सेंट्रल में अगर सपोज करिए बीजेपी की गवर्नमेंट है इस टाइम पे, तो बीजेपी शासित राज्य तो बड़ा ही यूपीएस को आसानी से लागू कर देंगे। लेकिन सपोज करिए केरल हो गया या बंगाल हो गया, तो ये लोग कि यहाँ पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं इनको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ की गवर्नमेंट अगर एक्सेसिबल करती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज तो आप लोग एनपीएस के तहत फायदा ले ही सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी किया है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है इसको लागू। जब जैसे बीजेपी शासित राज्य है, एनडीए शासित राज्य जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, समग्र, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, आप लोग के ऐसे राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर भी अधिकतर एनडीए ही है। तो इन सारे राज्यों में इसको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी इसको लागू होने में, वहाँ पर इजीली ये सब लागू हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे राज्य हैं जहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट है, लगभग 16 से 18 के करीब राज्य हैं, वहाँ पर इसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर एनडीए नहीं होकर के इंडिया अलायंस या तो फिर इंडिया अलायंस से अलग, जैसे कि टीएमसी इन द बंगाल, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो सकती है, यहाँ के कर्मचारियों को दिक्कत हो सकती है इनकी स्टेट गवर्नमेंट ना करे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, इन सबको पेंशन मिलेगा। और जो भी नेशनल है, बैंकिंग में सब कुछ आ गया, बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज वाले सेबीओ भी सब कुछ आ गया, और बस इंश्योरेंस वाले भी उसी बैंकिंग के अंदर ही कवर हो गए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है, जैसे कि यूपीएस ओपीएस से किस प्रकार अलग है, तो मैंने बता दिया कि ओपीएस में मैं एक कॉलम खींच करके भी मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। ओपीएस, यूपीएस, तो यूपीएस जो है इसमें आपको 25 ईयर तक सर्व करेंगे तो आपको सैलरी का 50% मिलेगा। ओपीएस में 20 ईयर तक था ये चीज़। और ओपीएस में आपको एक और बेनिफिट था कि आपको ये 10,000 वाली लिमिट नहीं थी, नो लिमिट ऑफ 10,000। यहाँ पर 10,000 वाली लिमिट हो गई है, 10,000 10 ईयर तक किया तो आपको 10,000 ही मिलेगा, तो ये ओपीएस में नहीं था। और ओपीएस थी, इसमें कोई ऐसी बुराइयाँ नहीं है इसकी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी बेटर थी, यूपीएस उससे थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन यूपीएस भी इज बेटर। हाँ, एक और जो मेन फैक्टर है कि ओपीएस में जो था आपका कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट 0% था, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% आपके बीए यानी बेसिक पे और डीए यानी कि आपका महंगाई भत्ता, इन दोनों का सम का 18.5%, यानी आपका जो ग्रॉस सैलरी बन करके आती है उसका 18.5% ये गवर्नमेंट देगी, आपका उतना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं तो अप टू 10% आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूपीएस एंड ओपीएस। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मतलब ऐसी ही जानकारियाँ रेगुलर बेसिस पर जल्दी चाहिए होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करके रख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।